बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं जनरल साइंस का ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसमें हमने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और इस चैप्टर में हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बात की थी कि उसके 5 मेजर पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमने डिसऑर्डर्स के बारे में देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनमें दो हमने डिस्कस किए थे, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। फिर हमने स्टार्ट किया दूसरा मेन ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका काम रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके। अब रिस्पायरेशन के दो स्टेप्स हैं, एक को हम एक्सटर्नल कहते हैं, दूसरे को इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को ब्रीदिंग भी कहते हैं और इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि वो सेल के अंदर रिस्पायरेशन होती है, एक्चुअल रिस्पायरेशन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हमने बात की थी कि रिस्पायरेशन के लिए कुछ गैसेस चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो रही होती है उसको बॉडी से बाहर निकलना होता है। और इस प्रोसेस को इन दोनों कामों के लिए गैसियस एक्सचेंज का होना ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन का बॉडी में सेल में आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से निकलने के लिए, जाने के लिए गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस ज़रूरी होता है, जो कि लंग्स के फंक्शनल यूनिट अल्वियोलाई में होता है। और इसके बाद हमने बात की थी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए ब्रीदिंग ज़रूरी है, वेंटिलेशन ज़रूरी है। अब ब्रीदिंग या वेंटिलेशन के दो स्टेप्स हैं या दो फेजेस हैं, यानी कि ब्रीदिंग दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक स्टेप को हम इनहेलेशन कहते हैं और दूसरे स्टेप को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन इज़ ब्रीदिंग इन ऑफ एयर, यानी कि एयर को हम बॉडी के अंदर ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, एंड एक्सहेलेशन इज़ ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम दी बॉडी। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। हमने कहा था 5 मेन ऑर्गन्स हैं। इनमें नोज़ है जहाँ से एयर बॉडी में या रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर होती है। फिर लैरिंग्स है, और लैरिंग्स का काम हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो कैविटी को हम ग्लॉटिस कहते हैं, और उसको जब फूड हम स्वेलो कर रहे होते हैं तो वो लैरिंग्स में या एयर पैसेजवे में दाखिल ना हो सके, उसके लिए इसके ऊपर एक लिड होती है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, और इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है। जनरली इसको थ्रोट भी आप कहते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेकिया, विंड पाइप, जिसके थ्रू एयर लंग्स तक पहुंचती है, और ये ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और हर ब्रोंकाई अपने रिस्पेक्टिव लंग में एंटर होता है। अब लंग्स में एंटर होके ब्रोंकाई डिवाइड होके एक एयर सेक में एंटर हो जाता है, और एयर सेक में बहुत सारे अल्वियोलाई होते हैं, और इन अल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फिर अल्वियोलाई के बारे में हमने डिस्कस किया कि अल्वियोलाई लंग्स का फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, और ये लंग्स की इनर सरफेस बनाता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग होती कैसे है। ब्रीदिंग का, इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन के लिए बॉडी को क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है ये मसल्स के ज़रिए से पॉसिबल होता है। इनमें जो मेन मसल है वो है डायाफ्राम, जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में हेल्प करती है। अब ये डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक थिक मस्कुलर मेम्ब्रेन है, और इसकी जो शेप होती है वो डोम शेप, गुंबद की तरह होती है। ये आप देख सकते हैं, ये डायाफ्राम, ठीक है। तो ये इसकी डोम शेप्ड है, और ये एक थिक मस्कुलर शीट या थिक मस्कुलर मेम्ब्रेन है।
जो कि एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से सेपरेट करती है। ये ऊपर आपकी चेस्ट कैविटी है जिसमें लंग्स हैं, और ये नीचे एब्डोमिनल कैविटी है जहाँ पे इंटेस्टाइन्स और स्टमक वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इन्हेलेशन कैसे होती है, डायाफ्राम कैसे हेल्प करता है, और एक्सहेलेशन कैसे होती है, उसमें डायाफ्राम का क्या रोल है। यहाँ पे आप डायाफ्राम देख सकते हैं, ये थिक मस्कुलर शीट है जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। अब इन्हेलेशन क्या होती है? जब when we inhale the rib muscles and diaphragm contract to expand chest cavity, जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर ले जा रहे होते हैं, तो हमारे जो रिब मसल्स हैं और डायाफ्राम मसल, थिक मस्कुलर शीट, ये वाली, ये थिक डायाफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायाफ्राम अपनी शेप छोड़ देता है, फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होने की वजह से चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फ्लैट हो जाता है, ऐसे डाउनवर्ड मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। यानी कि लंग्स एक स्पॉन्जी ऑर्गन है, इनको जितना वॉल्यूम मिलता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। अब लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से लंग्स में जो एयर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एयर का प्रेशर लंग्स में बढ़ जाता है, कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। यानी कि बाहर जो एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर है उससे लंग्स के एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक एयर रश करती है इनसाइड द लंग्स थ्रू एयर पैसेजवे, यानी कि नोज़ माउथ के ज़रिए रश करती है एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में। अब जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा स्टेप ब्रीदिंग का स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी कि टेकिंग आउट ऑफ एयर, लंग से एयर का बाहर निकालना। When we exhale, the diaphragm and rib muscles relax and come to resting position। यानी कि जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो वो किस वजह से होता है कि डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, और रेस्टिंग पोजीशन में उसकी ये शेप होती है, डोम शेप, और ये अपवर्ड मूव कर देता है। अपवर्ड मूव करने से चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है, और चेस्ट कैविटी डिक्रीज होने की वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ता है। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज एंड प्रेशर ऑन अल्वियोलाई इंक्रीजेज। इससे क्या होगा? द लंग्स कंट्रैक्ट एंड पुश एयर आउट थ्रू ट्रेकिया। अब लंग्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे जब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, और लंग्स में मौजूद एयर बाहर निकल आएगी थ्रू ट्रेकिया। अब हमने बात की थी कि रिस्पायरेशन के दो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती क्या है और उसका मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कंप्लीट होती है तो हमारे जो अल्वियोलाई को ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होती है, और ये ब्लड पूरी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है, और यही ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब फूड को भी हर एक सेल तक पहुंचाता है। अब फूड और ऑक्सीजन जब सेल्स के अंदर पहुंच जाएं तो सेल के अंदर एक पार्ट, एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब ये फूड और ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाती है तो ये आपस में रिएक्ट करती हैं,
अब इनके रिएक्शन से क्या होता है, इनके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर मसल सेल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, मूव करते हैं, तो इसके लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी इस रिस्पायरेशन के रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है और इसी रिएक्शन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज या फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, कहाँ पे, सेल के अंदर एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बनाता है एनर्जी और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब सेलुलर रिस्पायरेशन को हमने बात की थी कि इंटरनल रिस्पायरेशन, यानी कि वो रिस्पायरेशन जो कि इंटरनल होती है, सेल के अंदर होती है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर इट्स एक्टिविटीज़। हर सेल को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, जब फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं सेल के अंदर तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ये साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है और ये बॉडी से रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया, यानी कि रिस्पायरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। रिस्पायरेशन की हमने बात की, दो स्टेप्स हैं, एक को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या फिर ब्रीदिंग कहते हैं, दूसरे को इंटरनल रिस्पायरेशन या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन हम कहते हैं। ब्रीदिंग में हमने बात की कि दो स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हमने सेपरेटली डिस्कस किया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक मस्कुलर शीट डायाफ्रेम हेल्प करती है इस प्रोसेस में, और ये इसका दूसरा काम है कि ये सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। इनहेलेशन में कैसे हेल्प करती है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये डायाफ्रेम मसल फ्लैट हो जाता है। इसके फ्लैट होने की वजह से चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इसी तरह यहाँ पे रिब्स के अंदर मसल्स होते हैं जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स या रिब मसल्स कहते हैं, वो भी साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये हमारी जो रिब्स होते हैं ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं। आप सांस लेके देखें तो आपकी जो रिब है, आपकी जो चेस्ट है, वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगी, यानी कि ऊपर को भी उठेगी चेस्ट और बाहर को भी निकलेगी। तो इस तरह हमारी चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिससे लंग्स को स्पेस मिल जाती है और लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड करने की वजह से एयर प्रेशर लंग्स में डिक्रीज हो जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर रश करती है लंग्स में। फिर दूसरा प्रोसेस इसके उलट है, यानी कि डायाफ्रेम वहाँ पे कंट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में आ जाता है, डोम शेप में, और इससे चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है और लंग्स पे प्रेशर पड़ता है। लंग्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें मौजूद एयर थ्रू एयर पैसेजवे बॉडी से बाहर निकल जाती है। फिर एक्सहेलेशन को हमने देखा, सेलुलर रिस्पायरेशन को हमने देखा कि वो प्रोसेस जिसमें फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये एनर्जी हर एक सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट हम इसके डिसऑर्डर्स देखेंगे कि ह्यूमन जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स देखे थे, हम देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और
एक अनाउंसमेंट है कि जिन बच्चों ने होमवर्क अभी तक नहीं सबमिट करवाया फर्स्ट टर्म का, वो 24 जून तक सबमिट करवा लें। इसी बेस पे आपके फर्स्ट टर्म की जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी मार्किंग इन्हीं बेस पे होंगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।